Hello 8th class, welcome back to our channel. We are doing the first chapter of your chemistry and उसमें हम दो lectures कर चुके हैं. This is going to be the third lecture. I'm sure आपको वो first two lectures समझ में आए होंगे. प्लीज़ आप समझ में नहीं आ रहा है या कोई आप और इशू फेस करें तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं. आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए. इट रियली मोटिवेट्स मी टू वर्क इवन हार्डर. और चैनल को सब्सक्राइब करिए. ओके, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग द प्रेशर. अभी हमने इससे पहले पढ़ा था चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर. टेम्परेचर वेरिएशन से मैटर की स्टेट में क्या चेंजेस आते हैं वो हमने पढ़ा था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रेशर चेंज. तो प्रेशर चेंज के हिसाब से भी हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, एक गैस का एक कंटेनर में गैस है. गैस के मॉलिक्यूल्स काफ़ी फार अपार्ट होते हैं. अगर हम उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे. जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि एलपीजी जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस हम यूज़ करते हैं वो हमारे सिलेंडर्स में किचन में वो सिलेंडर्स में बड़ी कंप्रेस स्टेट में होती है, लिक्विड स्टेट में होती है. आप देखिए सिलेंडर को मूव करके देखिए आपको लिक्विड की आवाज़ आएगी. लेकिन जब आप नॉब रिलीज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली गैस का प्रेशर रिलीज़ कर रहे हैं. कंप्रेस स्टेट में होती है, प्रेशर रिलीज़ कर दिया तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एकदम प्रेशर से बाहर निकलते हैं एंड दे ब्रेक आउट ऑफ दैट लिक्विड लैटस. लिक्विड स्ट्रक्चर को ब्रेक करके गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो सेम चीज़ ये है कि रिवर्स है कि अगर हम किसी गैस में गैस के मॉलिक्यूल्स पे प्रेशर अप्लाई करें, उनको पास पास लाते जाएं तो अल्टीमेटली दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट. तो ये क्या कह रहे हैं कि अ गैस चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लोअरिंग इट्स टेम्परेचर. टेम्परेचर कम करते जाइए ताकि उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, मूवमेंट कम हो जाएगा. वो कम मूव करेंगे तो दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर. एंड प्रेशर अप्लाई करें, टेम्परेचर कम करें तो जो स्टेट है वो गैसेस स्टेट वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है. वी गेट लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन इन दिस वे. एंड ऑल्सो द एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस विच इज़ यूज्ड एज अ कुकिंग गैस इन आवर होम्स. अच्छा, नीचे एग्जाम्पल दे रखा है. द कुकिंग गैस एलपीजी इन द गैस सिलेंडर्स इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट अंडर हाई प्रेशर. व्हेन वी ओपन द वाल्व ऑफ अ रेगुलेटर द प्रेशर रिलीजेस, दस एलपीजी कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ अ गैस. सो इतना थोड़ा सा ही था. नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. मतलब ये एक लॉ दिया है जिसको दिया था एक फ्रेंच केमिस्ट एंटोइन लेवोइशियर ने. लेवोइशियर ने 1774 में ये लॉ दिया था जिसमें उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया कि कोई भी चीज़ है वो सिर्फ एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज ओवर होती है, ना तो वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होती है, ना ही जो नई चीज़ बन रही है वो कहीं और से एकदम टपक रही है, पैदा हो रही है. जो ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में वही रिकम्बाइन करके नए कॉम्बिनेशंस बनाते रहते हैं. The matter remains the same, it just changes its form. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ फिजिकल और केमिकल चेंज. चाहे फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, जो टोटल मास है वो कंजर्व रहता है, वो मेंटेन रहता है. इट इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट चेंजेस इट्स फॉर्म. उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में वो कन्वर्ट हो जाता है. इट मे बी हीट, इट मे बी सम न्यू अदर सब्सटेंस. Okay, so mass can neither be created nor destroyed during a physical or chemical reaction. This is known as law of conservation of mass, given by Antoine Lavoisier in 1774. So he was a French chemist. ओके अब इन्होंने इसका एग्जाम्पल क्या दे रखी कि सपोज ए एंड बी दो रिएक्टेंट्स हैं. ए इज रिएक्टिंग विद बी एंड इट इज अंडरगोइंग अ केमिकल रिएक्शन एंड दे फॉर्म सी एंड डी. द प्रोडक्ट्स बीइंग फॉर्म द सी एंड डी. तो यहाँ पे जो मास ऑफ रिएक्टेंट्स है दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स. मतलब अगर रिएक्टेंट्स का हम वेट कर लें, मास ले लें उनका, उनको वे करें, मास लें उनका और उसको नोट कर लें, फिर जो प्रोडक्ट्स बने हैं उनका मास हम लें उसको नोट कर लें तो दे विल बी इक्वल. हाँ, लेकिन ये सब एक क्लोज्ड सिस्टम में आपको करना पड़ेगा क्योंकि अगर हम आप ऐसे ही ओपन किसी को हीट करेंगे तो वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा. मतलब जो गैसेस रिलीज़ होंगे हमारे रिएक्टेंट्स को हीट करने में, दे माइट बी रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर. तो फिर आपके प्रोडक्ट्स का जो वेट है वो कम आएगा, है ना, या फिर हीट रिलीज हो जाएगी. तो दैट वे एग्जाम्पल दे रखा है
when carbon in the form of a fuel burns in oxygen to produce carbon dioxide, the equivalence of mass can be shown by the following equation. यहाँ पे क्या है, C जो है, कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो CO2 गैस प्रोड्यूस हुई. तो आप इसका वेट कैलकुलेट कर सकते हो. कार्बन का वेट लिया इन्होंने 12 ग्राम्स, ऑक्सीजन 32 ग्राम्स जो होता है वेट एक मॉलिक्यूल का, और यहाँ पे जो CO2 बनी उसका टोटल वेट होगा 44 ग्राम्स. इसका मतलब कि जो ये मास ऑफ रिएक्टेंट्स हैं 12 प्लस 32 करेंगे तो आपका कितना आएगा 44 ग्राम. तो ये जो मास ऑफ रिएक्टेंट्स हैं दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट दैट इज 44 ग्राम. सो दिस प्रूव्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. आप किसी भी केमिकल इक्वेशन में इसको अप्लाई करके देख सकते हैं, इट विल डेफिनेटली होल्ड ट्रू. So the total mass of the reactants is equal to the total mass of the products. This is the law of conservation of mass. The mass of the reactants is equal to the mass of products in the above reaction. Thus, there is no change in the mass. So we can say that in any chemical reaction, the total mass of substance remains conserved. Now let us perform an activity. अब एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं ये इस लॉ को वेरीफाई करने के लिए. उसमें इन्होंने क्या लिया है, एक लेंडोल्ट्स ट्यूब ली है. लेंडोल्ट्स ट्यूब वो होती है कि दो टेस्ट ट्यूब से उनके बीच में कनेक्टिंग ब्रिज है. अभी आगे डायग्राम दे रखा है. मतलब ये सपोज ये दो टेस्ट ट्यूब हैं और उनके बीच में ये कनेक्टिंग ब्रिज है, मतलब दे आर इंटरकनेक्टेड. इसको हम बोल देते हैं लेंडोल्ट्स ट्यूब. ठीक है. देन कॉर्क्स, इनको क्लोज करने के लिए कॉर्क, वेइंग मशीन, इसको वे करने के लिए पूरे अपैरेटस को, डिस्टिल्ड वाटर डिजोल्व करने के लिए, बेरियम क्लोराइड हमारा सॉल्ट हो गया, और सोडियम सल्फेट. मैंने आपको क्या बोला है, क्या सिखाया है कि जब भी कोई सॉल्ट का नाम आए तो आप उसका फॉर्मूला लिखने की कोशिश करिए, उससे याद हो जाएगा. तो बेरियम क्लोराइड क्या है, BaCl2, बेरियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो BaCl2 फॉर्मूला बन गया. सोडियम सल्फेट, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1, सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है 2, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा Na2SO4. ठीक है. अब नाउ मेथड क्या है कि आप इनका सॉल्यूशन बना लीजिए. सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन डिस्टिल्ड वाटर. ये जो दोनों सॉल्ट है हमारे बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, इनको डिसॉल्व कर लीजिए डिस्टिल्ड वाटर में. थोड़ा थोड़ा सॉल्ट लेके थोड़ा थोड़ा वाटर में डिसॉल्व करिए और इनका सॉल्यूशन बना लीजिए. OS बोलते हैं हम इसको, ओरिजिनल सॉल्यूशन. ये आप जब एक्सपेरिमेंट्स करेंगे ना 9th और 10th में, तब आपको OS बनाने को बोला जाएगा. सो दिस इज द ओरिजिनल सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट विच विल बी टेकन फॉर केमिकल रिएक्शंस. नाउ take the solution of barium chloride in one limb and sodium sulfate solution in the other limb of the Lendols tube. अब ये जो limbs हैं इस पर्पल कलर से लेते हैं, ये जैसे यहाँ पर है तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो फर्स्ट लिम्ब है इसमें क्या ले लिया, इन्होंने बोला बेरियम क्लोराइड ले लो, तो हमने यहाँ पे ले लिया बेरियम क्लोराइड. और दूसरे में इन्होंने क्या बोला, आप क्या ले लीजिए, सोडियम सल्फेट ले लिया हमने, Na2SO4 ले लिया. ठीक है. ये हो गया आपका A लिम्ब, ये हो गया B लिम्ब. तो हमने दोनों में अलग अलग सॉल्यूशंस ले लिए. अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे कॉर्क लगा दी, कॉर्क से सील कर दीजिए इसको. मतलब अब ये सॉल्यूशंस या जो भी रिएक्टेंट्स होंगे वो बाहर नहीं निकल सकते, जो भी होगा इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर होगा. कॉर्क लगा दी. अब क्या करोगे, आप इसको वे कर लो, इस पूरे अपैरेटस को वे कर लीजिए. इसका वेट कितना है उसको नोट कर लीजिए. ठीक है. सील करने के बाद हमने सील कर दिया. नाउ नोट डाउन द वेट ऑफ द लेंडोल्ट्स ट्यूब विद इट्स कंटेंट्स केयरफुली. देखो ये है लेंडोल्ट्स ट्यूब, ये H शेप की है. ठीक है. नाउ अब क्या किया, वे करने के बाद हमने क्या किया कि इस टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया, थोड़ा सा हिलाया, उल्टा कर दिया. ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा तुमने शेक कर दिया, वो नहीं करते, थोड़ा सा हिलाया ताकि उसके कंटेंट्स जो हैं वो एक लेग के, जो हमारा A लेग था जिसमें कि बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन था और B लेग था जिसमें सोडियम सल्फेट था, वो दोनों क्या हो जाएं, मिक्स हो जाएं. ठीक है. तो हमने इनको क्या किया, थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब को हिला डुला के इन्वर्ट करके इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया आपस में. अब मिक्स किया तो क्या होगा, ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे और नए कंपाउंड्स बन जाएंगे जो कि हमारे प्रोडक्ट्स होंगे. सो मिक्स द टू सॉल्यूशंस बाय इन्वर्टिंग द ट्यूब, नोट डाउन द वेट अगेन आफ्टर मिक्सिंग. मिक्सिंग के बाद अगेन आपने वेट नोट डाउन किया, देयर विल बी नो चेंज इन द वेट. हालांकि वो जो प्रीवियस केमिकल्स थे वो नए केमिकल्स में कन्वर्ट हो गए, लेकिन वेट में चेंज नहीं है. Now, is there any chemical reaction occurring in the tube? Yes, chemical reaction हुआ है. chemical reaction क्या हुआ है, यहीं पे इक्वेशन लिखती हूँ मैं. जो हमारा बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन था BaCl2 किससे रिएक्ट करता है, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन से. ये दोनों रिएक्ट करते हैं और मिलता क्या है हमें, ये दोनों के रेडिकल्स एक्सचेंज हो जाते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, हमें मिल जाता है
बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट हमें प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलता है, इसीलिए हमने डाउनवर्ड एरो बना दिया। और 2NaCl सोडियम क्लोराइड, ये दो नए कंपाउंड्स फॉर्म हो जाते हैं। एंड this shows the occurrence of a chemical reaction as well as the law of conservation of mass की chemical reaction तो हुआ, लेकिन total mass जो था reactants and products का, वो reactants का जो total mass था that is equal to the total mass of the products, मतलब overall जो mass है वो conserve रहा, उसमें कोई change नहीं आया। Okay, so इसका yes, a chemical reaction is occurring in the tube. Barium chloride solution reacts with sodium sulfate solution to form a white precipitate of barium sulfate. ये barium sulfate का white precipitate मिल गया, इसको आप ऐसे downward arrow लगा दीजिए, मतलब ये this shows the presence of a precipitate। और दूसरा आपको जो solution मिला है उसमें सोडियम क्लोराइड मिल गया है एक्वस फॉर्म में, इसीलिए हमने AQ लिख दिया है। ठीक है, नाउ वाइल इन्वर्टिंग, अब क्या है, कॉर्क क्यों लगाया है, रीजनिंग का क्वेश्चन है कि हमने जो हमारी जो लिम्स थे, हमारी जो ट्यूब थी, उसके दोनों माउथ पे कॉर्क क्यों लगाया, ताकि जब हम ट्यूब को इन्वर्ट करें, टेढ़ा मेढ़ा करें, तो लिक्विड बाहर ना निकल जाए, हमारा वेट जो है वो उतना ही रहना चाहिए रिएक्टेंट्स का। एंड अगर गैसेस प्रोडक्ट बनते हैं तो वो बाहर ना निकल जाए, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमने उन दोनों कॉर्क के दोनों लिम्स पे कॉर्क लगा दिए, ताकि जो भी अंदर हो रहा है वो अंदर ही रहे, कुछ बाहर ना निकले। Okay, third question is have you observed any change in the mass of the tube and its contents after mixing? क्या आपने मास में कोई चेंज ऑब्जर्व किया या कंटेंट्स में कोई चेंज ऑब्जर्व किया? तो मास में तो हमने वे किया, तो मास में तो कोई चेंज नहीं था, है ना, मास रिमेन्ड द सेम, टोटल मास सेम था, जो रिएक्टेंट्स का मास था वही प्रोडक्ट्स का मास था। Only rearrangement of atoms and ions took place and a precipitate was obtained, a precipitate of barium sulfate was obtained। तो हमें ऑब्जर्वेशन में क्या दिखा कि एक वाइट कलर का हमें पीपीटी मिल गया, जो कि पहले इनिशियली नहीं था, है ना, जब हमने सॉल्यूशंस डाले थे अलग अलग लेग्स में तब वो नहीं था, जब हमने उनको मिक्स कर दिया तब हमें एक वाइट पीपीटी मिल गया। दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, एंड दैट वाइट पीपीटी जो है वो केमिकल क्या है, बेरियम सल्फेट। ठीक है, बेरियम सल्फेट हमें मिल गया इन द फॉर्म ऑफ वाइट पीपीटी या वाइट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को हम पीपीटी भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, नाउ कंक्लूजन क्या है, इस पूरे एक्टिविटी से हमने क्या रिजल्ट निकाला, एनालिसिस क्या है हमारा, that total mass is constant, that is matter is neither created nor destroyed, however it has changed its form to another due to rearrangement of atoms। This proves the law of conservation of mass। अरेंजमेंट्स जो एटम्स थे उन्होंने अपने आप को रीअरेंज किया केमिकल रिएक्शन की वजह से, एंड दे गॉट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स, सो दिस प्रूव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर हम एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न करें ऑक्सीजन में तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाता है। तो अगर हम इसको क्लोज सिस्टम में करेंगे तो जो वेट है मैग्नीशियम का प्लस जितनी ऑक्सीजन यूजअप हुई है उन दोनों का वेट को आप एडअप कर लीजिए, तो जो MgO जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सेम होगा, मास उसका सेम होगा। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। 2 मैग्नीशियम बैलेंस है इसीलिए 2 Mg प्लस O2 ऑन हीटिंग गिव्स 2 MgOs। हीट को हम और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हीट लिखने की बजाय हम यहाँ पे एक अगर ऐसे ट्राइंगल भी बना देंगे, ये जो एरो है इक्वेशन का इसके ऊपर अगर ऐसे ट्राइंगल बना देंगे तो दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स हीट। ओके, so here the total mass of magnesium and oxygen is equal to the total mass of magnesium oxide, मतलब इन दोनों का मास आप ले लेंगे तो इसके मास के बराबर होगा। This again proves the law of conservation of mass। Combustion of magnesium takes place in the presence of oxygen, thus the mass of oxygen gas is also considered while calculating the मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। ऐसे नहीं कि सिर्फ मैग्नीशियम का मास ले लिया और वहाँ पे MgO का ले लिया, आपको यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन को भी कंसिडर करना पड़ेगा। Similarly, when a gaseous product is formed during the reaction, it is also considered। अगर यहाँ पे आपको प्रोडक्ट साइड में राइट हैंड साइड में भी कोई गैस मिल रही है जो कि रिलीज हो रही है, उसका भी आपको मास ऐड ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो भी तो फॉर्म हुई है उसी रिएक्शन के दौरान, तो इट्स मास also has to be considered। the mass of that particular gas which is formed as a product also has to be included, it has to be considered। Now during a physical change also the mass remains conserved। For example, the mass of ice is equal to the mass of water obtained after melting of ice। अगर कोई physical change हो रहा है, जैसे
वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है या आइस मेल्ट होकर वापस वाटर में आ रही है, उनका भी मास कंजर्व रहता है, मतलब मास सेम रहता है. तो दिस ऑल्सो शोज कि फिजिकल रिएक्शन के दौरान भी, ड्यूरिंग फिजिकल रिएक्शंस ऑल्सो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स ट्रू. होल्ड्स ट्रू मतलब फॉलो होता है वो, ठीक है. आपको ऐसे भी कह सकते गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स ट्रू. होल्ड्स ट्रू का मतलब कि अपने आप को मेंटेन करता है, मतलब कि आपको प्रूव करना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एग्जाम्पल के साथ उसको प्रूव करना है. ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास होल्ड्स, अच्छा यहाँ पे दे रखा है जो मैं बोलती हूँ वो आ जाता है आगे. होल्ड्स ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस बट डज नॉट होल्ड गुड फॉर दोज रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व conversion of an appreciable amount of mass into huge amounts of energy. For example in nuclear reactions. अब ये क्या कह रहे हैं कि जो आपका ये मास है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इट होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल द केमिकल रिएक्शंस. लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं, स्पेशली न्यूक्लियर रिएक्शंस, जहाँ पे ना बहुत बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, है ना. न्यूक्लियर ब्लास्ट जो होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है. तो एक्चुअली है क्या, वो मास किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में. और वो चेन रिएक्शंस होते हैं कि एक रिएक्शन लीड्स टू सेकंड रिएक्शन, सेकंड लीड्स टू थर्ड. जो डोमिनोज का आपने देखा होगा ना, एक डोमिनो को हिट करते हैं तो सारे डोमिनोज की पूरी रोज लुढ़कती चली जाती है. आई एम श्योर यू नो व्हाट आर डोमिनोज. तो वो डोमिनोज वाला जो होता है वो चेन रिएक्शन है. ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शन जो होते हैं वो चेन रिएक्शन होते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, कंटिन्यूसली रिएक्शंस होते जाते हैं एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी इंक्रीजेस इन ईच स्टेप, है ना. तो इसीलिए उसमें ये जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इट डजंट होल्ड वेरी ट्रू बिकॉज वी आर नॉट एबल टू एनालाइज दैट नॉर्मली. अगर आप उसे एनालाइज कर सकते हैं देन ऑब्वियसली इट होल्ड्स ट्रू. सो न्यूक्लियर रिएक्शंस के केस में हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं. द टोटल मास इज नॉट कंजर्व्ड इन द केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन. सो दीज न्यूक्लियर रिएक्शंस आर एन एक्सेप्शन. क्यों? क्योंकि वहाँ पे चेन रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है. ओके, नाउ वी फिनिश विद द थ्योरी. चैप्टर फिनिश हो गया इनफैक्ट आपका. ये रिवीजन एक्सरसाइज है, उसके बाद जो लास्ट लेक्चर उसमें मैं लास्ट वाली एक्सरसाइज लूँगी जो चैप्टर एंड एक्सरसाइज होती है. चलिए, छोटा सा चैप्टर है ना. द फिक्स्ड टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड चेंजेस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड. इट्स सॉलिड जब लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है तो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसमें सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड. नेक्स्ट, व्हेन अ सब्सटेंस इन गैसियस स्टेट इज कूल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस एंड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. गैस को कूल किया तो गैस किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, है ना. तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई तभी तो लिक्विड में कन्वर्ट हुई, उसके मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, पास पास आ गए. तो इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होगी, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस रिड्यूस हो गया. तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस. ठीक है, लॉजिक है सारा कुछ. कंफ्यूज नहीं होना कि सब एक से आपको कहीं लगे कि अरे यार ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है. ऐसा कुछ नहीं है. लॉजिक यूज करिए, अपना बेसिक्स क्लियर रखिए, बाकी सब होता जाता है. According to the law of conservation of mass in a chemical reaction, the total mass of reactants is equal to the सिंपल, the total mass of reactants is always equal to the total mass of the products. तो आप इसमें ऑप्शन देख लीजिए. डबल ऑफ टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स ए नो, हाफ ऑफ द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स नो, रॉन्ग रॉन्ग, 4 टाइम्स द टोटल मास ऑफ, अगेन रॉन्ग, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स ये वाला हमारा सही ऑप्शन है. नेक्स्ट इज fill in the blanks. Fill in the blanks क्या है, the process during which a solid changes into its liquid state at a fixed temperature is called. solid liquid में change हो गया fixed temperature पे तो हम इसको क्या बोलते हैं, melting. मेल्ट हो गया वो, ठीक है, फिक्स टेम्परेचर पे रहता है. जब तक ही पूरा सॉलिड मेल्ट नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट. The process during which a liquid changes into its gaseous state at a fixed temperature on heating is called. अब liquid gas में convert हो रहा है तो वो क्या होगा, boiling point होगा. ठीक है, उसको हम बोलते हैं boiling. The process during which a gas changes into its liquid state at a fixed temperature. अब gas जो है वो liquefy हो गई तो वो क्या होगी, condense हो गई. तो it is called condensation. नेक्स्ट क्या है,
the process during which a liquid changes into its solid state at a fixed temperature on cooling. solid liquid जो है वो solid में हो गया cooling पे, तो liquid solidify हो रहा है, तो that is known as freezing. ठीक है. Next, the process during which a solid directly changes into its gaseous state on heating. Solid जो है वो गैस में कन्वर्ट हो गया, डायरेक्ट लिक्विड फेज को स्किप कर दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट सब्लिमेशन. यहाँ पे ना आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, लेकिन एग्जाम में ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, आपको अपने आप लिखना होगा. सो यू मस्ट नो दीज टर्म्स, लर्न होनी चाहिए बाय हार्ट. नेक्स्ट, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ गैस डायरेक्टली चेंजेस इनटू इट्स सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग. मतलब अब यहाँ पे क्या हुआ, गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होगी, लिक्विड स्टेट अगेन स्किप कर दी बीच में से, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट डिपोजिशन. राइट, जस्ट द ऑपोजिट ऑफ सब्लिमेशन. तो आप ये सारी चीज़ टर्म्स याद कर लीजिएगा. ऐसा नहीं है कि आपको ऑप्शन मिले तभी आप लिख पाएँ, ये सब आपको याद होना चाहिए. ओके, सो वी फिनिश विद द चैप्टर हियर. नाउ ओनली द लास्ट चैप्टर एंड एक्सरसाइज इज लेफ्ट. ये कॉन्सेप्ट मैप दे रखा है रिवीजन के लिए, ये मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ये आप देख लीजिए, नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए. ठीक है, दीज आर वेरी गुड फॉर रिविजन, है ना. ये क्योंकि पूरा एक बार में दिखा देते हैं पूरा, तो आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इससे रिवीजन अपनी कर सकते हैं. तो आई होप आपको समझ में आया होगा. प्लीज़ डू like the video, subscribe to the channel and share it with your friends. Take care of your health, study well. Okay, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.